So hello guys, today we are here with the poems. आज हम आपकी सिलेबस में जितनी भी पोएम्स हैं उनसे रिगार्डिंग थोड़े थोड़े हिंट्स आपके साथ रिवीजन करेंगे. आज मैं आपके साथ आपकी 5th पोएम अमांडा से डिस्कशन कर रही हूँ. एक्चुअल में पोएम्स हमारी बहुत सारी हैं लेकिन हम थोड़ा थोड़ा हिंट कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स का देंगे. अमांडा इज़ वन ऑफ योर इंपॉर्टेंट poems. Many a times the questions have come before this with this poem. Okay, Amanda, this is the name of the character in the poem, which is written by Robin Klein. Okay, ये एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है, एक बच्ची के ऊपर है कि इस पोएम में एक स्पेशली पेरेंट्स में भी स्पेशली एक मदर के थोड़े से बिहेवियर को दिखाया गया है कि बेसिकली आप अपनी लाइफ से भी इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे हम बच्चे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए. उसी टाइम दूसरी तरफ हमारे पापा हमें कहते हैं तुम बड़े हो, तुम अभी बच्चे हो, अभी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए. मीन्स समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू गेट कि व्हाट एक्चुअली वी आर, कि हम हैं क्या, बच्चे हैं या बड़े हो गए हैं. सो सेम थिंग इस पोएम में भी दिखाई गई है कि अमांडा है तो उसमें उसकी मदर उसको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस देती रहती है. पूरी पोएम एक इंस्ट्रक्शन वे में है कि मदर अपनी बेटी को कभी कहती है आप ये करो और कभी कहती है ये मत करो. तो डूज एंड डोंट्स के साथ ये पोएम चल रही है. तो अब इंस्ट्रक्शंस में लाइक नॉर्मली जैसे हम कहते हैं कि अरे सीधे होकर बैठो वरना तो तुम ऐसे हो जाओगे, ठीक है. तो वही चीज़ कि स्ट्रेट सिट स्ट्रेटली, ठीक है. डोंट हंच योर शोल्डर्स लाइक दिस, कंधे मत सिकोड़ो. कहते हैं ना कि तुम तो कंधे ऐसे करके चलते हो तो तुम्हारे कंधे ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे. तो मीन्स चाहे वो वैसे ना करती हो बट फिर भी मदर को एक हैबिट हो गई है अपनी बेटी को हमेशा थोड़ा सा बोलने की. और उसके बाद अगर कहीं पर कुछ सामान रूम में इधर उधर पड़ा मिल गया तो क्लीन दिस रूम, मेक योर रूम, ठीक है, मेक योर बेडिंग्स, कि प्रॉपरली आप बेड रखो, अपना प्रॉपरली रूम रखो और ड्रेसेस जो हैं अपनी इधर उधर मत रखो, अपने शूज़ अपनी जगह पर रखो. तो वो लड़की ना थोड़ा सा फेडअप हो गई है कि भाई पूरे दिन इंस्ट्रक्शंस पर इंस्ट्रक्शंस और होमवर्क टाइम पर करो. तो हम भी नॉर्मली अपनी लाइफ में कई बार परेशान हो जाएंगे अगर हमारे पेरेंट्स हमें पूरे दिन ही इंस्ट्रक्शंस देंगे. तो वो क्या करती है, वो एक ड्रीम करती है इससे तो बेटर होता कि मेरा घर ही नहीं होता. मीन्स देखिए वो इतनी परेशान हो जाती है कि वो फाइनली ये सोचती कि अच्छा होता मेरे मम्मा पापा ही ना होते, मैं एक ऑर्फन होती, मैं एक अनाथ होती. फिर वो अनाथ होने के बाद क्या ड्रीम करती है, वो कहती है कि अगर मैं अनाथ होती तो मैं पूरे दिन गलियों में नंगे पैर घूमती, कोई मुझे ये नहीं कहता कि स्लीपर्स डाल लो, ठीक है, ड्रेस डाल लो, मेरा जैसे मन करता मैं वैसे घूमती. या फिर मैं रेपुंजल बन जाती, जो कि रेपुंजल जो होते हैं वो हाई टावर पर बैठते हैं, ठीक है, कि मैं तो रेपुंजल्स की तरह बिल्कुल आकाश को छूती, ऊंचाइयों पर रहती. या फिर मैं मैरमेड्स इन द सी बन जाती कि मैं समुद्र में लाइक द मैरमेड फिशेस होती हैं मैं उनकी तरह रहती, मैरमेड्स की तरह रहती. तो मतलब इस टाइप की वो इमेजिनेशन करने लग जाती है. तो पूरी पोएम में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मदर के व्हाट डज शी से अबाउट द डूज एंड व्हाट्स हर इंस्ट्रक्शंस फॉर द डोंट्स, कि वो क्या करवाना चाहती है और क्या नहीं करवाना चाहती है. और बेसिकली इस पोएम से हमारा एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ये बनेगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिकली किस तरीके से रहना चाहिए. क्या एक ओवर इंस्ट्रक्शन वे जो होता है पेरेंट्स का वो बच्चों के लिए सही होता है, या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं देनी चाहिए और बच्चों को उन्हीं के हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्या ये भी सही होता है? नो. तो ना ही तो हमें बच्चों को उनके हाल पर छोड़ना चाहिए और ना ही हमें अमांडा की मदर के जितना क्या होना चाहिए, ओवर इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए. तो वो सारा इंस्ट्रक्शंस वे जो हैं बस आप इतने याद कर लीजिए कि ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं कि इंस्ट्रक्टेड फॉर डूज एंड डोंट्स बाय आवर पेरेंट्स, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए और क्या क्या नहीं देनी चाहिए. फिर मैंने आपको बता दिया है कि वो किस टाइप की बनना चाहती है, वो मतलब क्या सोचती है, उसके ड्रीम्स क्या हो जाते हैं. क्योंकि देखिए कोई भी एक अगर एक पर्टिकुलर एरिया में उसको कन्फाइंड कर दिया जाएगा तो वो बोर हो जाएगा, ठीक है. तो बच्चों के साथ हमें बिल्कुल फ्रैंक रहना तो चाहिए बट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी एक लिमिट में देनी चाहिए ताकि बच्चा इसकी तरह ना सोचने लग जाए. क्योंकि अगर वो ये वाली थिंकिंग रखने लगेगा देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड एज वेल एज फॉर द फैमिली. ओके, थैंक यू.
Okay, now let's start the next poem, A Tiger in the Zoo. इसमें क्या बताया गया है, एक टाइगर है जू के अंदर। अब टाइगर तो बेसिकली कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, वही उसका घर होता है। हमारे यहाँ पे भी जू है, दिल्ली में भी जू है, वहाँ भी टाइगर्स हैं, एनिमल्स हैं। तो बेसिकली आप सोच सकते हैं कि इस पोएम का मोटिव क्या हो सकता है कि जब हम एनिमल्स को कैद करके रखते हैं तो उनकी लाइफ कैसी होती है, और जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट्स पर रहते हैं तब उनकी लाइफ कैसी रहती है। जैसे जब एक टाइगर जंगल में होता है तो पता है ना कि हर कोई डर जाता है। डरते तो हम जू में भी हैं जब टाइगर जू में होता है, बट उस टाइम हमें पता है कि ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इम्प्रिजन्ड है, लॉक्ड है। तो इसमें मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया है, बस यही 2 मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं इस पोएम के अंदर कि टाइगर का अगर नेचुरल हैबिटेट होगा तो वो कैसे काम करेगा, वो कैसा बिहेव करेगा और वो कैसे अपनी लाइफ को जिएगा, और अगर उसको जू में रखा जाएगा तो वो किस तरीके से रहेगा। तो जू के अंदर ही इज इम्प्रिजन्ड, टाइगर क्या है, इम्प्रिजन्ड है यानी कि कैद है। मूव स्लोली अप एंड डाउन इन द केज, केज में ही बेचारा आगे पीछे बस मूव करेगा, फ्री तो है नहीं वो कहीं भी आने जाने के लिए। फील्स हेल्पलेसनेस, परेशान होता है वो। विजिटर्स आते हैं जू के अंदर, बहुत सारे विजिटर्स आते हैं देखने, बट यू नो कि वो किसी को भी देखता नहीं है, मतलब किसी की तरफ भी वो अटेंशन पे नहीं करता है। वो जैसा उसका मूड रहता है वो वैसे ही रहता है, मतलब कि उसको किसी के आने से, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही उसको लोगों को देख करके कोई एक्साइटमेंट फील होती है, बिकॉज वो खुद को हेल्पलेसनेस फील करता है, हेल्पलेस फील करता है। वो लॉक्ड है किसके अंदर, मतलब कंक्रीट सेल का मतलब है कि कंकड़ पत्थर से, ईंटों से बनी हुई एक पक्की सीमेंट वाली कोठरी, ठीक है, जिसके अंदर हमने उसको कैद किया हुआ है। तो हमने उसकी रियल लाइफ तो एक तरीके से उससे छीन ही ली है। जू के अंदर तो हम उसको उसके लिए नहीं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए हमने उसको रखा हुआ है। वो अपनी लाइफ नहीं जी रहा है, बल्कि हम उसको एंटरटेन कर रहे हैं, वो हमें एंटरटेन नहीं कर रहा है। हम जाते हैं, हम उसको देखते हैं, उसकी पिक्स लेके आते हैं, उसके साथ सेल्फी लेके आते हैं, तो हम उसको उसके साथ एंटरटेन करके आए। लेकिन उस केस के अंदर वो कैसा फील कर रहा होता है, नो वन कैन थिंक अबाउट इट, बिकॉज वो अगर अपने नेचुरल हैबिटेट पर अगर होगा तो नेचुरल हैबिटेट में तो वो मूव्स करेगा फ्रीली जंगल के अंदर, तो जहां उसका मन करेगा वहां जाएगा, जो मर्जी करेगा। एंजॉय द फॉरेस्ट, यानी कि पूरे फॉरेस्ट जो कि उसका घर है पूरा, वहां पर वो फुली एंजॉय करेगा। वेटिंग फॉर हिज मील लाइक द प्लम डियर, कभी कभी क्या, वो तो भाई नॉनवेज ही खाते हैं तो इंसानों का भी वेट करेंगे, लेकिन अगर इंसान तो उन्हें जल्दी से मिलने वाले नहीं हैं तो वो अदर एनिमल्स का ही वेट करते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया प्लम डियर, मोटे ताजे हिरन वगैरह का वेट कर रहे होते हैं कि कब कोई एनिमल पास हो जंगल से, कब हम उसका शिकार करें और कब हम अपना पेट भरें। तो इस तरीके का जो एटमॉस्फेयर है वो उनको यहाँ जू के अंदर तो नहीं मिलने वाला। जू के अंदर तो उनको उनकी एक प्रॉपर डाइट दे दी जाती है कि जितना उनको वन डे के लिए नीड होती है वो उतना ही खाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो वो मन मर्जी खा सकते हैं। हम खुद अपनी इमेज लेकर चलिए कि अगर कोई प्रिजन है, जेल में है, तो वहाँ उसको जेल वाला खाना मिलता है, और जब हम अपने घर में होते हैं तो हमारा जो मन करता है हम वो खाते हैं। तो सेम थिंग कि अगर ह्यूमन बीइंग परेशान हो सकते हैं प्रिजन से, तो एनिमल्स क्यों नहीं हो सकते। तो इसमें आपको एक ये भी याद रखना है कि बहुत सारे लोगों को एनिमल्स और बर्ड्स को एज अ पेट रखने का शौक होता है, लेकिन पोएट भी आई थिंक आपको एक जो वैल्यू बेस्ड बात बताना चाहता है वो यही बताना चाहता है कि हमें एनिमल्स और बर्ड्स को एज अ पेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से हम उनसे उनकी क्या छीन रहे हैं, फ्रीडम छीन रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन, व्हेन इट इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड व्हेन इट इज इन द जू दे आर डिफरेंट, दे फील डिफरेंट। तो पोएम के अकॉर्डिंग और पोएट के अकॉर्डिंग वी शुडंट हैव पेट्स इन आवर पर्सनली इन आवर होम्स ऑल्सो, लेकिन अगर कोई रख भी रहा है तो फिर वो उसको एटलीस्ट इतनी तो फ्रीडम दे जितनी कि उनको नीड है, जिससे कि वो अपनी लाइफ को एज अ प्रिजनर फेस ना करें। थैंक यू। नाउ दिस इज अवर द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन्स बेरीमैन। ओके, ये जो पोएम है ये हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, लूजेस एंड गेन आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मतलब क्या होता है कि लॉस और गेन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, एक तरीके से यू कैन यूज वर्ड प्रॉफिट हेयर, ओके, कि लॉस एंड प्रॉफिट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ,
कि ये जो नुकसान और फ़ायदा, हानि और लाभ जो होता है ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। हमें बेसिकली लॉस कौन सा होता है? मटेरियलिस्टिक लॉस, भौतिक चीज़ों का लॉस। कोई वस्तु है आपके पास, कोई सामान है आपके पास, वो आपका खो जाए, खराब हो जाए, तो वो एक मटेरियल लॉस हो गया। और जो मटेरियल लॉस होता है ना, वो सभी के लिए सहन करना इजी नहीं होता। तो इस पोएम के अंदर बेसिकली मटेरियल लॉस की बात की गई है और उसके लिए एक बच्चे का यूज़ किया गया है, एक बॉय का यूज़ किया गया है, हु इज़ अ लिटिल बॉय, ठीक है। वो एक बॉल से खेल रहा होता है, दैट्स वाई द नेम ऑफ द पोएम इज बॉल पोएम। वो एक बॉल से खेल रहा होता है, तो जब वो खेल रहा होता है तो अचानक से उसकी बॉल ना वो तेज हिट करता है, तो उसकी बॉल दूर पानी में चली जाती है। जब वो दूर पानी में चली जाती है तो वो बच्चा उसके पीछे पीछे भाग करके वहीं पहुंचता है जहां पर उसकी बॉल होती है, बट वो एबल नहीं होता उसको लेने में, क्योंकि वो उससे बहुत दूर होती है और वो पानी के अंदर होती है। स्ट्रेट खड़ा हुआ स्टिल वो सोचता रहता है, क्या करूं, कैसे करूं, इस बॉल को कैसे गेट करूं। तो पोएट वहां पर ये उसको देखता रहता है, कुछ जो पोएट है वो देखते रहते हैं कि ये बच्चा खड़े होके देख रहा है कि मेरी बॉल चली गई है और वो उस बॉल को वापस भी पाना चाहता है किसी भी तरीके से, ठीक है। और क्योंकि लॉस भी ना कई बार क्या होता है कि फर्स्ट टाइम का जो लॉस होता है ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, कि अब जैसे वो छोटा बच्चा है उसके लिए तो वो बॉल बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि वो दूसरी बॉल अगर आप उसको ला करके दोगे वो रख तो लेगा, यूज़ भी कर सकता है, लेकिन जो उसका अटेंशन है वो कहाँ पर है? अपनी फर्स्ट बॉल पर है। तो पॉइंट कहता है कि अगर मैं इसको पैसे दे दूंगा तो ये जो सोच रहा है ना वो सोच पर मतलब वापस आ जाएगा, वो सोच नहीं पाएगा डीपली। तो उस बच्चे ने दिमाग लगाया खड़े खड़े, ठीक है खो गई है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी बॉल ले लूँगा। वो उस बच्चे को कब समझ आई? जो वो पूरे एफर्ट्स और पूरा सोचने के बाद भी उस बॉल को नहीं गेट कर पाया। तो पोएट भी उसको यही एक तरीके से सिखाना चाहता था कि हमें कभी भी किसी भी लॉस पर रुके नहीं रहना चाहिए, हमें उसको लीव करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की नीड होगी? मनी की नीड होगी। अगर हमारे पास पैसे होंगे तभी हम कोई दूसरी चीज़ खरीद पाएंगे। तो पॉइंट उसको मेटीरियलिस्टिक बनाना चाहता है, भौतिकवादी बनाना चाहता है कि अगर आपके पास मनी है तो आप इजीली दूसरी चीज़ को खरीद सकते हो। तो इस पोएम में भी पॉइंट ने हमें मटेरियल लॉस के बारे में बताया कि मटेरियल लॉस अगर हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, बट आपके पास सोर्स होना चाहिए ताकि आप उस लॉस को कवर कर सको। तो सेम थिंग अब बच्चे ने क्या किया, वो देखता रहा और जब उसने देखा कि वो नहीं ले पा रहा है, बॉल तो वापस आने वाली नहीं है, तो वो फटाफट से दौड़ता हुआ जाता है, पैसे लेता है और दूसरी बॉल लेकर के आ जाता है। और उसको समझ आ जाता है कि कभी भी हमें लाइफ में एक जगह पर नहीं रुके रहना चाहिए। हमारी लाइफ में भी होते हैं लॉस होते हैं, तो क्या हम रुक जाएंगे? हमारी लाइफ वहीं पर ठहर जाएगी? नो, हम कुछ करेंगे ऐसा। अगर हमारे पास पैसे भी नहीं है तो हम कुछ ऐसा सोर्स बनाएंगे जिससे हमारे पास पैसे आए और ताकि हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकें। सबको पता है विदाउट मनी वी कांट कंटिन्यू आवर लाइफ। हम तो अपनी बेसिक जो नीड्स हैं उनको भी फुलफिल नहीं कर सकते मनी के बिना। तो मनी हमारा क्या है? एक मेन सोर्स है हमारी सारी बेसिक एंड मटेरियलिस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए। तो इसमें पॉइंट ने एक तरीके से देखा जाए तो आपको सिर्फ दो बातें बताने की कोशिश की है कि प्रॉफिट एंड लॉस आर द पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, वी शुड फेस दैम हैप्पीली। जैसे आप प्रॉफिट को फेस कर रहे हो ना, खुश होते हो उसको देख करके, वैसे ही आपको लॉस को भी हैप्पीली फेस करना चाहिए और नेक्स्ट अपना ऐसे स्टेप रखना चाहिए कि आगे उस लॉस के बाद आपको क्या हो? प्रॉफिट हो। दिस इज द पोएम। और इससे रिलेटेड बस आपको क्वेश्चंस जो आएंगे वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग ही आएंगे। सो आपको लेकिन सारी पोएम्स में क्या ध्यान रखना है? आपको ये जो पोएम एंड पोएट, मे बी वन क्वेश्चन विल कम फ्रॉम हेयर। आप सबको पता है एक्सट्रैक्ट आएगा इसमें से। अभी हमारा 12th क्लास का बोर्ड हुआ था तो उसमें पोएम से लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ था, जबकि दैट वाज नॉट इन द सिलेबस। लेकिन कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और वैसे तो हमारे पास सिलेबस में गिवन है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पोएम से है एंड दैट इज योर एक्सट्रैक्ट। उसमें से आपको पोएट एंड पोएम्स के नेम्स लर्न करने हैं और आपको थोड़ा पोएटिक डिवाइस, 1 मार्क की आपके लिए किसी भी पोएम से पोएटिक डिवाइस आ जाएगी। ओके, थैंक यू। सो आवर नेक्स्ट पोएम इज The Tale of Custard the Dragon. Okay, this poem is also related to the animals. इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेन कैरेक्टर जो है इनका वो है एक लेडी बेलिंडा जिनके पास पैट्स होते हैं। अब आप लोगों को उन पैट्स के नाम याद रखने हैं। बेसिकली इंक एक ब्लैक किटन के लिए यूज़ किया गया है, ब्लिंक एक ग्रे कलर का माउस है,
मस्टर्ड एक येलो कलर का डॉग है और कस्टर्ड एक लिटिल ड्रैगन है। अब ये चारों एनिमल्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस पोएम के अंदर कि जो ये मिसेस बेलिंडा हैं उनके पास पेट्स तो 4 हो गए बट शी ओनली लव्ड दीज 3 वंस। वो सिर्फ इन 3 को ही प्यार करती हैं। उनको सारे एनिमल्स में से ये कस्टर्ड जो है सबसे गंदा लगता है। उनको लगता है बहुत वीक है और ये किसी काम का नहीं है, तो मतलब उनके साथ मतलब एक पार्शियलिटी वाला इसके साथ बिहेव होता है घर के अंदर। इनको वो बहुत प्यार करती है, टाइमली इनको खाना देती है, फुल डाइट देती है, ठीक है, इनके साथ वो खेलती भी है, इनको अपने साथ खिलाती भी है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से, कहने का मतलब कि वो इन तीनों को ही सिर्फ क्या करती है, प्यार दुलार करती है, इसका कोई रोल नहीं है। और ये तीनों क्या करते हैं, हमेशा क्या करते रहते हैं, बॉस्टिंग करते रहते हैं, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं कि मैं इतना करेजियस हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। और बेलिंडा जो है उनकी ये सारी बातें सुन सुन के खुश होती रहती है। और ये जो बेचारा है ये रियल में ही बेचारा है कि ये कभी कुछ भी नहीं बोलता, ना कभी अपनी ब्रेवरी की बातें करता है, ना कभी ये कहता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, मतलब वो कुछ नहीं, वो एक कोने में शांत बैठा हुआ रहता है, थोड़ा सा काम नेचर का है। तब एक बार क्या होता है कि रोबर ब्रेक्स इनटू बेलिंडाज होम, घर में चोर आ जाता है। अब चोर के हाथ में एक पिस्टल भी होती है। अब बेलिंडा भी देख करके डर जाती है चोर को, और जो ये तीनों होते हैं ये भी फटाफट से जा करके छिप जाते हैं एक कोने में। अब उस टाइम पे कौन आता है सामने, उस टाइम पर सामने आता है ये कस्टर्ड, जिसको सब बहुत ज़्यादा वीक समझते थे, बट ही शॉड हिज करेज, हिज ब्रेवरी। तब इसने अपनी करेज दिखाया, अपनी ब्रेवरी दिखाई और उस रोबर को मार गिराया, ठीक है। इसने उसके साथ जो फेस किया उस रोबर को, तो फाइनली उसने रोबर को मार दिया। रोबर के मरने के बाद ही ये तीनों आते हैं सामने। ये कहते हैं कि तुमने तो इतनी देर में मारा, मैं तो बहुत जल्दी मार सकता था, ठीक है, और मतलब मुझे मारने में भी कोई प्रॉब्लम, हमें इनके साथ लड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तुमने हमारे साथ तुम हमारे सामने आ गए और तुम्हारी वजह से हमने सोचा चलो देख लेते हैं कि पहले तुम कितना कर पाओगे। तो लेकिन इसने तब भी कुछ नहीं बोला, ये तब भी थोड़ा सा शांत ही रहा। उसके बाद बेलिंडा आती हैं, थोड़ी सी देर के लिए उसको बड़ा अपने गले वले से लगाती है, प्यार करती है। कुछ टाइम बाद फिर वो अपने वापस उसी नेचर पर आ जाती हैं कि थोड़ी देर बाद फिर वो वापस इसको एक साइड में छोड़ देती हैं और इन तीनों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लग जाती हैं। तो वैसे तो ये एक ह्यूमरस टाइप पोएम है, इसका मतलब इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि ये जो 4 पैट्स हैं इनसे ही रिलेटेड आ सकता है, क्योंकि ये जो नेम्स आपको दिए हुए हैं ना, मे बी इनसे रिलेटेड कि आप लर्न कर पाएंगे ये कॉन्सेप्ट या नहीं, तो इस वजह से ये पोएम थोड़ी सी समझानी जरूरी थी। अदरवाइज तो कर लेना, इसका यही एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है।